अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम इस चैप्टर का, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि एमडीकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं और आप सब लोग को इसका इंतज़ार था। आप लोग ये टॉपिक जो हैं कॉलेज में और मुख्तलिफ एकेडमीज़ में, फिर अपने मुख्तलिफ यूट्यूब पे और इसी तरह फेसबुक पे और इसी तरह टिकटॉक पे आपने इसके वीडियोस देखे होंगे। लेकिन अब मैं आज आपको ये टॉपिक बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाता हूँ, स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए जो एमडीकेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये टॉपिक उनके लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा। तो चलिए स्टार्ट लेते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं कि और ऑलरेडी आपको इस टॉपिक के नाम के बारे में कुछ ना कुछ पता है। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, मैं ज्यादा सस्पेंस क्रिएट नहीं करना चाहता। इस टॉपिक का नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन किसे कहते हैं? वैसे प्रोजेक्टाइल किसे कहते हैं? प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्शन से निकला है। किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप एक एंगल से फेंकते हैं और वो अपना मोशन परफॉर्म करता है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, तो उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं प्रोजेक्टाइल और उसके मोशन को कहते हैं व्हाट? प्रोजेक्टाइल मोशन। तो हर वो चीज जो फ्री फॉल मोशन में हो, जिसका मोशन प्योरली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी हो, उसको हम कहते हैं व्हाट? प्रोजेक्टाइल मोशन। फॉर एग्जांपल, एक चीज को आपने बिल्कुल इस तरह ड्रॉप किया, स्टिल इट इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन। या आप खड़े हैं, एक चीज को आपने इस तरह फेंका, आपने इसको हॉरिजॉन्टली इस तरह फेंका, स्टिल इट इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर आपने एक चीज को ऊपर की तरफ फेंका वर्टिकली, स्टिल इट इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन। Even satellite motion is a projectile motion because it is a free fall motion purely under the action of gravity. सिर्फ वहां पर जो पाथ है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन उसका मोशन जो है वो प्योरली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी है। तो हर वो मोशन जो प्योरली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी हो, उसको हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। लेकिन जिस प्रोजेक्टाइल मोशन को हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं, उसको कहते हैं ओब्लीक प्रोजेक्टाइल या एंगुलर प्रोजेक्टाइल, जो ग्राउंड के साथ, जिस ग्राउंड पे आप खड़े हैं, ये उसके साथ कुछ एंगल बनाएगा। ये एंगल शुड बी ग्रेटर देन व्हाट? 0 एंड शुड बी लेस देन व्हाट? 90। इसको हम कहते हैं ओब्लीक या एंगुलर प्रोजेक्टाइल बिकॉज इट मेक्स एंगल विद द एक्स एक्सिस। अगर आप एक हाइट पे खड़े हैं और आप एक चीज को इस तरह फेंकते हैं, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। When you throw an object in the standing position, you are standing on a building and you throw an object horizontally, it is still a projectile motion but horizontal projectile. तो प्रोजेक्टाइल मोशन का ये है कि ये जो मोशन होगा ये एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के असर में होगा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन हम किस तरह डिफाइन करते हैं? आप लोगों को इसका डिफिनीशन कुछ ना कुछ तो याद होगा डिफिनीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है। ये हमारे पास 2 डायमेंशनल मोशन है, 2D। ये 2D मोशन है अंडर व्हाट? अंडर एक्शन ऑफ व्हाट? अंडर एक्शन ऑफ ग्रेविटी। ये फ्री फॉल मोशन है अंडर ऑफ एक्शन ऑफ 2 डायमेंशनल मोशन अंडर एक्शन ऑफ व्हाट? ग्रेविटी। या इसको हम इस तरह भी डिफाइन करते हैं कि मोशन इन प्लेन। ये प्लेन जो होते हैं हमेशा 2 डायमेंशन होते हैं। मोशन इन प्लेन with a constant CON, with constant what? With constant acceleration. With constant
acceleration. Motion in plane with constant acceleration is called what? Projectile motion. ये प्लेन में होते हैं, 2 डायमेंशनल हैं, ये प्लेन में होते हैं, तो इसको हम कहते हैं व्हाट? प्रोजेक्टाइल मोशन. इसको हम कहते हैं व्हाट? प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं. तो मोशन इन प्लेन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड व्हाट? प्रोजेक्टाइल मोशन. ये जो मैंने डिफिनेशन लिखा है ना, ये डिकेड के टेस्ट में आए हैं कि मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन प्लेन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड व्हाट? प्रोजेक्टाइल मोशन. इसको हम कहते हैं व्हाट? प्रोजेक्टाइल मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन. अब यहां पर जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जो हमारे कोर्स में है, ये दोनों हमारे कोर्स में है, लेकिन यहां पर हम पहले वो प्रोजेक्टाइल डिस्कस कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं व्हाट? एंगुलर प्रोजेक्टाइल या ओब्लिक प्रोजेक्टाइल. तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ग्राउंड है, एक्स एक्सिस है, और ये हमारे पास है वाई एक्सिस है. दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज व्हाट? वाई एक्सिस. तो यहां से आपने इस ग्राउंड से, इस ऑरिजिन से आपने एक ऑब्जेक्ट को फेंका, और जब आपने देखा तो उसका जो पाथ था वो कुछ इस तरह था, बिल्कुल सेमी सर्कल. इसको कहते हैं ट्राजेक्टरी. लेकिन इस ट्राजेक्टरी का, इस शेप का एक नाम है. इसके पाथ को क्या कहते हैं? पैराबोला. यानी प्रोजेक्टाइल जिस रास्ते पे जाता है उसको कहते हैं ट्राजेक्टरी. लेकिन उस ट्राजेक्टरी, उस रास्ते का नाम क्या है? ये जो रास्ता इख्तियार करते हैं उसका शेप, उस शेप को क्या कहते हैं? पैराबोला. सो द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज व्हाट? पैराबोला. ये पैराबोला होता है. और आपने इसको फेंका है एक वेलोसिटी से. दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी. दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल व्हिच इज कॉल्ड v. इसको हम इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं v. तो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हैं. एक कंपोनेंट जो होगा, अगर ये एंगल बनाते हैं x एक्सिस के साथ, तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे. जो कंपोनेंट अलोंग x होगा उसको हम कहेंगे vx, और जो कंपोनेंट अलोंग y होगा उसको हम कहेंगे vy. दैट्स व्हाई इट इज 2 डायमेंशनल मोशन. कि यहां पर इसका जो मोशन होता है, इसकी जो वेलोसिटी होती है, उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं. एक कंपोनेंट अलोंग x होता है, दूसरा कंपोनेंट क्या होता है? अलोंग y होता है. तो एट द टाइम ये x डायरेक्शन में भी डिस्टेंस कवर करते हैं और y डायरेक्शन में ऊपर भी ये जाते हैं. तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट व्हाट? 2 डायमेंशनल. एंड इट्स ए प्लेन. इस बोर्ड कहते हैं कि ये एक प्लेन है, और इसी प्लेन में हम इसके मोशन को डिस्कस कर रहे हैं. इट इज नॉट ए 3D मोशन, इट इज सिंपल 2D मोशन. तो चलिए पहले प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी पे बात करते हैं. वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, उस पे बात करते हैं. वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल. वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल. तो यहां पर वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हैं. यहां पर ये v बराबर होगा, दैट इज vx i, और vy j. ये इसकी वेलोसिटी होगी. दिस इज द वेलोसिटी. ये x कंपोनेंट होगा, ये y कंपोनेंट होगा. अगर आप इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मालूम करना चाहते हैं तो आप फिर यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम. दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, vy स्क्वायर. ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा. अगर आप ये मालूम करना चाहते हैं कि आपने इसको किस एंगल से फेंका है, तो आप एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी मालूम कर सकते हैं. थीटा. थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंड दिस थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स परपेंडिकुलर डिवाइड बाय व्हाट? हॉरिजॉन्टल. दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. आसान है, आप लोगों ने रिजोल्यूशन ऑपरेटर पहले पढ़ा है, तो वो ये रिजोल्यूशन ऑपरेटर में आपको पढ़ा रहा हूं. तो आप एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, अगर आपके पास x का y कंपोनेंट गिवन है, यू कैन फाइंड आउट. और आप एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी, अगर आपके पास वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट भी गिवन है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी गिवन है, यू कैन फाइंड आउट व्हाट द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, कि आपने इसको किस एंगल से फेंका है. ये तो हम ओब्लिक प्रोजेक्टाइल पे डिस्कस कर रहे हैं. तो ये जो थीटा होगा, ये थीटा, जिस थीटा की हम बात कर रहे हैं, ये थीटा शुड बी ग्रेटर देन व्हाट? 0. एंड दिस थीटा शुड बी व्हाट? लेस देन व्हाट? 90. ये 90 डिग्री से कम होना चाहिए. और दिस थीटा शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन व्हाट? 90. ये कंडीशन है ओब्लिक प्रोजेक्टाइल के लिए. एंड दीज आर द वेलोसिटी. अब वेलोसिटी के दो बच्चे हैं. प्रोजेक्टाइल की जो वेलोसिटी है ना, उसके दो बच्चे हैं.
एक बच्चा जो है वो एलॉन्ग एक्स से वी एक्स, और दूसरा बच्चा जो है वो एलॉन्ग वाई है, जिसको हम कहते हैं वर्टिकल। तो पहले हम कहते हैं, हम डिस्कस करते हैं हॉरिजॉन्टल मोशन को, मोशन एलॉन्ग एक्स, हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल के हॉरिजॉन्टल मोशन को डिस्कस करते हैं। तो प्रोजेक्टाइल का जो हॉरिजॉन्टल मोशन होते हैं, ये जो मोशन होते हैं विद कांस्टेंट व्हाट, कांस्टेंट वेलोसिटी, ये हमेशा कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ होगा। लेकिन कब? जब आप एयर रेजिस्टेंस को क्या ले, आइडियल केस, जब आप एयर रेजिस्टेंस को, फोर्स एक्सर्टेड बाय एयर मॉलिक्यूल ऑन द प्रोजेक्टाइल, अगर आप उस एयर रेजिस्टेंस को आप क्या ले, अगर आप उस एयर रेजिस्टेंस को जीरो ले लें, अर्थ का जो कर्वेचर है उसको इग्नोर करें, अर्थ के रोटेशन को आप इग्नोर करें, देन यू कैन टेक द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट, और ये विद कांस्टेंट वेलोसिटी, और ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो मोशन होगा ये वी एक्स से होगा, और ये वी एक्स बराबर होगा वी cos थीटा के बराबर होगा। ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये सिर्फ डिपेंड करते हैं कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है और आपने इसको कितने एंगल से फेंका है। तो cos के लिए जितना आप जीरो से आगे बढ़ेंगे तो cos की वैल्यू कम होती जाएगी, लेकिन जब 90 से जीरो की तरफ आएंगे तो cos की वैल्यू इंक्रीज होती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम एंगल को इंक्रीज करें तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। यानी अगर हम थीटा को, पॉइंट टू बी नोटेड, थीटा को अगर हम इंक्रीज करें तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पे क्या असर पड़ेगा, इट विल डिक्रीज, इट विल डिक्रीज। अगर ए रेजिस्टेंस को हम ले लें तो फिर ये वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, फिर ये वेलोसिटी वेरिएबल होगी। लेकिन हम यहां पर वो किस डिस्कस कर रहे हैं कि यहां पर ए रेजिस्टेंस है। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी दो चीजों पर डिपेंड करती है, एक कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, दूसरा आपने उसको कितने एंगल से फेंका है, किस एंगल से। तो अगर आप एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को ज्यादा कर रहे हैं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को आप ज्यादा कर रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल डिक्रीज। इवन अगर आपने उसको 90 एंगल से फेंका तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल जीरो। तो ये कंपोनेंट जो होगा ये आपके पास क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इस डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल की जो एक्सेलरेशन होगी वो जीरो होगी, वो जीरो होगी इस डायरेक्शन में। इसमें कोई, क्योंकि इस डायरेक्शन में इस पे कोई फोर्स एक्ट नहीं करता, एयर रेजिस्टेंस को तो आपने इग्नोर किया है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो ग्रेविटी का असर नहीं होता, तो ना इस डायरेक्शन में फोर्स होता है और ना इसमें एक्सेलरेशन होगा। इस डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल की जो वेलोसिटी होगी वी एक्स, वो क्या होगी, कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। अगर फॉर एग्जांपल यहां से आपने पेन का और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 20 है, इधर भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 20 होगा, इधर भी 20 होगा। थ्रू आउट द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल the horizontal motion will be with a constant velocity. It should be with a constant velocity, that is horizontal component of velocity. तो पॉइंट हो गया, पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड। ये पॉइंट तो बिल्कुल क्लियर हो गया, बिल्कुल सही क्लियर हो गया। अब मोशन, मोशन along y एक्सिस यानी वर्टिकल डायरेक्शन में, y एक्सिस, मोशन along हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, और ये हो गया वर्टिकल मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल या मोशन along y एक्सिस। तो इस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन होगा ए वाई, इट शुड बी इक्वल टू व्हाट, माइनस जी, यानी माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा वो जी के बराबर होगा, और इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वी वाई, ये वेरिएबल होगी। अब यहां पर कैसे वेरिएबल होगी, कैसे, इस बात को समझने की कोशिश करें। यानी अगर प्रोजेक्टाइल वी वाई, प्रोजेक्टाइल अपवर्ड जा रहे हैं, अप, तो ये वर्टिकल कंपाउंड जो है ये डिक्रीज होता जाएगा,
इट विल डिक्रीज, और जैसे ही टॉप पे पहुंचते एट समिट पॉइंट या एट द टॉप, मैं इस पॉइंट की वो डायग्राम मैंने मिटाया अभी, अब दोबारा टाऊंगा, एट द टॉप द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल बी जीरो, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल नेवर बी जीरो, वो तो जीरो नहीं होगा, वर्टिकल कंपोनेंट जीरो होगा एट द टॉप। और जब ये प्रोजेक्टाइल आपके पास नीचे आएगा डाउन, जब ये नीचे आएगा डाउन, तो फिर ये वर्टिकल कंपाउंड क्या है, इट विल इंक्रीज, तो ये आपके पास क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर आप एट एनी इंस्टेंट, ये तो कम या ज्यादा हो रहा है, लेकिन वेलोसिटी में यहां पर जो चेंज आएगा पर सेकंड, वर्टिकल कंपाउंड में वेलोसिटी में जो चेंज आएगा पर सेकंड वो कांस्टेंट होगा, यानी एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर आप एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, आप कहते हैं कि सर 2 सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल कितनी होगी, तो हॉरिजॉन्टल कंपाउंड तो कांस्टेंट लेते हैं, लेकिन एट any time, at any time t, Vy कितना होगा, so we will use first equation, that is equal to Vyf is equal to Vi initial vertical component minus Gt. With the help of this you can find out, और ये Vy जो होगा ये किसके बराबर होगा, ये Vy बराबर होगा V sin थीटा, के बराबर होगा। तो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम बिल्कुल आप, यानी Vy इसके बराबर होगा। तो ये ऊपर वाले इक्वेशन को हम इस तरह से लिखते हैं, Vyf द वर्टिकल कंपोनेंट, V sin थीटा माइनस Gt। तो अगर आप मुझे इनिशियल वेलोसिटी दे दें और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दे दी, तो 10 सेकंड के बाद, 5 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद मैं आपको बता सकता हूं कि वेलोसिटी का वर्टिकल कंपाउंड कितना होगा, वो हम यहां से मालूम कर सकते हैं, बिल्कुल आप मालूम कर सकते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड। तो ये एक्स एक्सेस होगा, ये वाई एक्सेस हो गया, ये दिस इज द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल व्हिच इज कॉल्ड पैराबोला। तो ये है समिट पॉइंट या टॉप पॉइंट, इस पे वर्टिकल कंपाउंड ऑफ प्रोजेक्टाइल जीरो होता है, तो वर्टिकल कंपाउंड ऑफ वेलोसिटी जीरो होता है, लेकिन इस पॉइंट पे Vx क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा, वो जीरो के बराबर नहीं होगा। प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी 2 पॉइंट पे, इस पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी इस टॉप पे टी टॉप, प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी जीरो नहीं होती, बल्कि टॉप पे प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी Vx के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, Vx। दिस इज द प्रोजेक्टाइल एट द टॉप, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट द टॉप, Vx के बराबर होती है, यानी मिनिमम होती है, कम हो जाती है। सो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल मिनिमम एट द टॉप, और कहां पर मैक्सिमम होती है, यानी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम होती है 2 पॉइंट पे मैक्सिमम। एक प्रोजेक्टिंग जहां से आप उसको प्रोजेक्ट करते हैं, प्रोजेक्टिंग पॉइंट इस पॉइंट पे, और दूसरा किस जगह पे, लैंडिंग पॉइंट। इन 2 पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। लेकिन कहां पर मिनिमम होती है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल मिनिमम, ये सब एमसीक्यूज है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल मिनिमम कहां पर होती है,
एट द टॉप, जीरो नहीं होती एट द टॉप, एट समिट पॉइंट एट द टॉप प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी मिनिमम होती है। हाँ, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट द टॉप जीरो होती है, लेकिन एट द टॉप प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी जीरो नहीं होती बल्कि वो मिनिमम होती है। ये रुकता नहीं है, इट विल कंटिन्यू इट्स मोशन विद दिस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसके साथ ये अपना मोशन बरकरार रखता है। तो एमसीक्यूज पॉइंट नंबर 1, वेयर इज द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम एट द प्रोजेक्टिंग पॉइंट, एट द समिट पॉइंट, एट द लैंडिंग पॉइंट, या बोथ ए एंड सी। सो बोथ ए एंड सी, so at the projecting point and at the landing point, the velocity of projectile is what? Maximum. At what point the velocity of projectile is minimum? At the summit point, at the top point. At what point the velocity of projectile is zero? No point. At what point the vertical component of velocity is zero? At the summit point, at the top point. Try to repeat these words again and again. आप इसको मेमोराइज करते हैं, रटा करते हैं, ये आपके तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आपने बार बार, मैंने इधर लिखा भी है, लेकिन आपने इस पे मेहनत करनी है। ये बहुत जरूरी पॉइंट्स हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज पॉइंट्स। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं कि वो क्या, ये सब बातें जो थी ये वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल पे बात हो रही थी। अब बात करते हैं इसमें कुछ टर्म से, जिसको हम पहले टर्म को कहते हैं हाइट। हाइट ऑफ व्हाट? हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल कि ये प्रोजेक्टाइल ऊपर कितना जाएगा। फॉर एग्जांपल, आपने एक प्रोजेक्टाइल को इस ग्राउंड से फेंका है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में ये मैक्सिमम कितना ऊपर जाएगा? मैक्सिमम यानी इस पॉइंट से ऊपर ये इस डायग्राम के मुताबिक ये नहीं जा सकता। तो ये इसको कहते हैं इट इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एच। और इस एच को मालूम करने के लिए हम कौन सा यूज करेंगे? थर्ड इक्वेशन। और जब हम थर्ड इक्वेशन यूज करते हैं तो जब यहां पर जो इनिशियल वर्टिकल कंपाउंड होते हैं, इनिशियल वर्टिकल कंपाउंड वो तो जीरो के बराबर नहीं होता, लेकिन फाइनल वर्टिकल कंपाउंड क्या हो जाते हैं? फाइनल वर्टिकल कंपाउंड वो तो इस पॉइंट पे क्या हो जाते हैं? जीरो हो जाते हैं। द फाइनल वर्टिकल कंपाउंड ऑफ वेलोसिटी एट द समिट पॉइंट इज जीरो। तो यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन vf square minus vi square 2gh, तो वहां से हम मालूम कर सकते हैं द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू व्हाट? That is vi initial square divided by what? 2g। और इनिशियल वर्टिकल कंपाउंड किसके बराबर है? ये तो अभी हमने लिखा, ये बराबर है v sin थीटा स्क्वायर डिवाइड बाय व्हाट? 2g। दिस इज कॉल्ड हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। यहां पर कुछ पॉइंट्स हैं, पॉइंट टू बी नोटेड। पहले इस पॉइंट को सीखिए कि हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल किस चीज पर? इट इज डिपेंड्स ऑन व्हाट? द वर्टिकल कंपाउंड ऑफ वेलोसिटी। सो पॉइंट नंबर 1, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल डिपेंड अपॉन व्हाट? हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल डिपेंड अपॉन द इनिशियल वेलोसिटी। जितनी इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा होगी उतना आपके पास हाइट क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर आपने इस पॉइंट को सुने, अगर आपने वेलोसिटी को 2 टाइम्स किया, इफ यू डबल द वेलोसिटी, तो आपके पास हाइट कितना हो जाएगा? h dash, it will be equal to what? 4h, क्योंकि स्क्वायर में रिलेशन है। सो इफ यू डबल द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बिकम 4 टाइम्स। अगर आपने वेलोसिटी को 3 टाइम्स किया तो 3v होगा, 3v का स्क्वायर लेंगे तो 9 आएगा, तो हाइट हो जाएगा 9 टाइम्स। अगर आपने वेलोसिटी को 4 टाइम्स किया तो 4 का स्क्वायर ले लें, 16 आएगा, हाइट 16 टाइम्स हो जाएगा। सेकंड पॉइंट, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल किस चीज पे डिपेंड करते हैं? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे।
एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को हम जितना इंक्रीज करेंगे हाइट बढ़ता जाएगा। किस एंगल पे हाइट मैक्सिमम होगा? जितना हम 90 के करीब जाएंगे हाइट बढ़ता जाएगा और 90 एंगल पे हाइट मैक्सिमम होगा। हाइट एक और चीज पे भी डिपेंड करती है। वो किस चीज पे? वो डिपेंड करती है ग्रेविटी पे, कि आप जिस पॉइंट से उसको फेंक रहे हैं वहां पर ग्रेविटी कितनी है। फॉर एग्जांपल अर्थ की बात करते हैं, अर्थ के सरफेस पे ग्रेविटी की वैल्यू कांस्टेंट है, लेकिन अगर आप मून पे बात करते हैं तो मून पे तो जी की वैल्यू 1/6 है और हाइट का और जी के दरमियान क्या है? इनवर्स है। तो अगर हम कंपेरिजन करें हाइट ऑन मून, दो प्रोजेक्टाइल है, एक बंदा है, एक अर्थ पे खड़ा है और दूसरा मून पे खड़ा है, दोनों ने सेम एंगल सेम स्पीड से एक प्रोजेक्टाइल को फेंका है, तो क्या दोनों का हाइट सेम होगा? अगर मून पे है, एक मून पे है और दूसरा अर्थ पे है? नहीं। जो मून वाला है ना उसका हाइट जो है अर्थ वाले से क्या होगा? 6 टाइम्स ज्यादा होगा। He का मतलब हीलियम नहीं है, अर्थ है। दिस इज अर्थ। सो द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑन द मून विल बी 6 टाइम द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑन द अर्थ, 6 टाइम ज्यादा होगा। शॉर्टकट इस तरह दे सकते हैं कि the height of projectile on the we throw in objects and it reach to a maximum height of 60 meter. What should be the height if we throw the same projectile with the same velocity at the same angle and standing on the moon? So just multiply by 6. 6 multiply by 60 and you will get your answer 360. अगर आप इसका रेशो मालूम करना चाहते हैं, height on moon and height on earth is equal to what? इसको इधर शिफ्ट करें तो आपके पास आ जाएगा 6:1। ये भी आपके पास एक एमसीक्यूज पॉइंट हो गया, ये भी एक एमसीक्यूज पॉइंट हो गया। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल किस चीज पे डिपेंड नहीं करता? H independent of what? Independent of what? Mass of projectile. Mass and what? Time. It is independent of what? Time. It is independent of what? Time. It is independent of what? Of mass and time and what? And another mass and Vx horizontal component of velocity and second what? And time. Independent of mass, Vx horizontal component of velocity and time. It only depends upon the initial vertical component of velocity. चलिए मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, एक एमसीक्यूज आपको देना चाहता हूं। आपके पास वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल गिवन है इन टर्म ऑफ कंपोनेंट और वो ये है 3i एंड व्हाट 4j। आपको कहेंगे कि हमने एक प्रोजेक्टाइल को फेंका कितने वेलोसिटी से 3i + 4j। इसका मतलब यह है कि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 3 है और y कंपोनेंट कितने है वेलोसिटी का? वो 4 है। तो इस डेटा से हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल मालूम करें, इस डेटा से हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल मालूम करें। तो क्या आप मालूम कर सकते हैं? यस वी कैन, वी विल यूज दिस इक्वेशन। बिल्कुल। आप कहेंगे सर यहां पर तो एंगल गिवन नहीं है। एंगल गिवन हमने कहा कि द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल डिपेंड अपॉन द वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट कितना है? 4 है। तो जब आप ये वर्ड यूज करेंगे VIY स्क्वायर डिवाइड बाय व्हाट 2G। इस डेटा में ये VIY इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट ये कितना है? 4 है। स्क्वायर ले लो, शाबाश। इसका स्क्वायर आप लोगे तो 4 का स्क्वायर लोगे डिवाइड बाय व्हाट? G की वैल्यू ले लो 10, तो इधर आपके पास आ जाएगा 16 डिवाइड बाय 20 एंड यू विल गेट योर आंसर। आपके पास आपका आंसर आ जाएगा, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल हम डायरेक्ट भी मालूम कर सकते हैं, अगर वेलोसिटी गिवन हो इन टर्म ऑफ कंपोनेंट्स तो हम बिल्कुल डायरेक्ट मालूम कर सकते हैं। दैट इज व्हाट द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। फिजिक्स में कुछ चीजें हैं, मैं आपको आज एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट बताना चाहता हूं। फिजिक्स में आप जो भी टॉपिक पढ़ते हैं, जो भी है फर्स्ट ईयर में सेकंड में है, उसका बेसिक डेफिनेशन, उसका फार्मूला, किन चीजों पे वो डिपेंड करता है, किन चीजों पे वो इंडिपेंडेंट है,
किसके साथ डायरेक्ट रिलेशन है, किसके साथ इनवर्स है। अगर ये चीजें आपको फिजिक्स में क्लियर है तो आपको फिजिक्स के एमसीक्यूज में जरा भर भी मसला नहीं होगा। माई गारंटी, दिस इज माई श्योरिटी। आप इस बात को थोड़ा कॉपी करें, आपको समझ आ जाएगा। इस पे अमल करें तो हाइड ऑफ प्रोजेक्टाइल का पता चल गया। अब बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ व्हाट? टाइम ऑफ फ्लाइट। दैट इज द टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल इन एयर, कि ये प्रोजेक्टाइल हवा में कितना टाइम लेता है, कितना टाइम लेगा, जिस ग्राउंड से आपने फेंका है वापस आने में ये कितना टाइम लेगा। दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। उसको आप सेकंड इक्वेशन से मालूम कर सकते हैं। ये जितना ऊपर जाते हैं प्रोजेक्टाइल उतना नीचे भी आते हैं। तो इन वर्टिकल डायरेक्शन, इन वर्टिकल डायरेक्शन, इन वर्टिकल डायरेक्शन द टोटल डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन इज 0। तो फिर आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट में इतना फर्क नहीं है, सिर्फ स्क्वायर हटाए और आपके पास आ जाएगा 2v साइन थीटा, नीचे जी आएगा। दोनों का इक्वेशन तकरीबन सेम है। दिस इज व्हाट टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट को देखिए किस चीज पे डिपेंड करते हैं। इट डिपेंड अपॉन, दिस इज टोटल टाइम, इट डिपेंड अपॉन द इनिशियल वेलोसिटी, द इनिशियल वेलोसिटी, पॉइंट नंबर 1। इट डिपेंड अपॉन व्हाट? द एंगल ऑफ व्हाट? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को हम ज्यादा करेंगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट बढ़ता जाएगा। एंड थर्ड नंबर, टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड अपॉन व्हाट? द ग्रेविटी। यहां पर भी ये कंपैरिजन कर सकते हैं। टाइम ऑन मून इज इक्वल टू 6 टाइम टेकन प्रोजेक्टाइल ऑन अर्थ। यहां पर भी वो शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। तो किन चीजों पे टाइम ऑफ फ्लाइट, किन चीजों पे डिपेंड करते हैं? इट डिपेंड्स, पॉइंट नंबर 1, इट डिपेंड अपॉन द इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट, इट डिपेंड अपॉन व्हाट? द एंगल, इट डिपेंड अपॉन व्हाट? द जी। लेकिन जी के साथ क्या है? इनवर्स है। और ये टी क्या है? टी क्या है? एन डिपेंडेंट ऑफ व्हाट? ये एन डिपेंडेंट है। एन डिपेंडेंट ऑफ व्हाट? ऑफ मास ऑफ प्रोजेक्टाइल। और दूसरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो खुद भी, वो तो हम टाइम मालूम करते हैं ना, तो इट इज आल्सो, ये तो हम टाइम मालूम करते हैं। तो इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट? मास एंड व्हाट? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। इस एमसीक्यू से आपको ये भी दे सकते हैं कि v इज इक्वल टू 3i प्लस 4j। व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट? सिंपल, ये आप इस तरह भी लिख सकते हैं, vi y, इस तरह भी लिख सकते हैं आप, यानी डायरेक्ट इन टर्म ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट आप लिख सकते हैं। जिस तरह मेरा मतलब ये है, इसको लिखते हैं ताकि आपको समझ आ जाए, क्योंकि आप जल्दी चीजों को भूल जाते हैं। यानी टाइम ऑफ फ्लाइट को मैं इन टर्म ऑफ वेलोसिटी इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट, इस तरह भी लिख सकता हूं, डिवाइड बाय जी। सो दिस इज द इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, इनिशियल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। और टाइम टू रीच द टॉप, टॉप पे कितना टाइम लेगा? टॉप टाइम टू रिक्वायर्ड टू रीच द टॉप, तो वो इसके हाफ के बराबर होगा, t डिवाइड बाई 2। तो आपके पास आएगा vi y डिवाइड बाई g। दिस इज द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द टॉप, दैट इज v sin थीटा डिवाइड बाई g। अगर आपसे एमसीक्यू में पूछते हैं हाउ मच टाइम इट रिक्वायर्ड टू रीच द टॉप और द समिट पॉइंट, देन यू विल यूज ये 2 इससे खत्म करें, सिंपल लिखे v sin थीटा डिवाइड बाई g। जितना टाइम प्रोजेक्टाइल ऊपर जाने में लेता है उतना टाइम नीचे आने में भी लेगा। पॉइंट टू बी नोटेड। अब नेक्स्ट पॉइंट, रेंज की बात करते हैं। रेंज, ये हमारे पास क्या होते हैं? ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल। Range of projectile can be found out by this equation, r is equal to
वी एक्स मल्टीप्लाई बाई टाइम ऑफ फ्लाइट। वी एक्स बराबर होते किसके? वी एक्स बराबर होते वी cos थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट तो अभी अपने मालूम किया 2v sin थीटा इज इक्वल टू व्हाट? डिवाइड बाई जी। तो वी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आर बराबर आ जाएगा वी स्क्वेयर 2 sin थीटा cos थीटा एंड डिवाइड बाई व्हाट? जी। इसको हम कहते हैं डबल एंगल फार्मूला, यानी इस वाले टर्म को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, दैट इज व्हाट? वी स्क्वेयर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय व्हाट? जी। तो ये हमारे पास रेंज आ गया। रेंज की बात करते हैं तो यहां पर रेंज की बात करते हैं तो रेंज आ गया किसके? रेंज बराबर आ गया वी स्क्वेयर साइन 2 थीटा। अक्सर एमसीक्यूज आते हैं, विच वन इज ए रिलेशन फॉर द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल किन चीजों पर डिपेंड करते हैं? इट डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। It depend upon what? The angle, double angle, and it depend upon what? The G। लेकिन अगर MCQs आ गया कि अगर आप एंगल को इंक्रीज करें तो रेंज पे क्या असर पड़ेगा? तो रेंज क्या होगा? फर्स्ट इंक्रीज एंड देन व्हाट? देन डिक्रीज। अगर आप एंगल को इंक्रीज कर रहे, पहले आपने प्रोजेक्टाइल को फेंका 20 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 40 डिग्री, 45, 60 डिग्री। अब अगर आप एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को इंक्रीज कर रहे तो इनिशियली 0 से लेकर 45 तक रेंज बढ़ता जाएगा, 45 पे रेंज मैक्सिमम हो जाएगा, और जैसे ही आप एंगल को 45 से ज्यादा कर रहे तो फिर रेंज घटता जाएगा, हाइट बढ़ता जाएगा और रेंज कम होता जाएगा। तो पॉइंट टू बी नोटेड, रेंज किस एंगल पे मैक्सिमम होते हैं? मैक्सिमम रेंज कब होगा, किस एंगल पे होगा? ये तो आपको पता है, एट विच एंगल द रेंज इज मैक्सिमम, किस एंगल पे ये मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा? तो दैट इज द एंगल व्हाट? दैट इज द एंगल 45 डिग्री। या अगर sin 2 थीटा 1 के बराबर है, sin 2 थीटा 1 के बराबर है, अगर sin 2 थीटा 1 के बराबर है, या पॉइंट टू बी नोटेड, अगर 2 थीटा किसके बराबर है? 90 के बराबर है। अगर थीटा 45 डिग्री के बराबर है या sin 2 थीटा वो 1 के बराबर है या 2 थीटा 90 के बराबर है, तो रेंज क्या होगा? ये तीनों का मतलब एक है, तो रेंज आपके पास क्या होगा? मैक्सिमम होगा। और वो मैक्सिमम रेंज कितना होगा? तो अगर sin 2 थीटा 1 के बराबर हो गया तो इसकी जगह 1 पुट करेंगे, तो फिर मैक्सिमम रेंज इसके बराबर होगा, दैट इज R इज इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइड बाई G। यहां से आप रेंज भी मालूम कर से, दिस इज द फार्मूला फॉर मैक्सिमम रेंज, और यहां से आप V भी मालूम कर सकते, V इज इक्वल टू R G अंडर रूट। अगर आपके पास रेंज गिवन है, जी तो वैसे भी कांस्टेंट है, अगर मैं आपको रेंज देता हूं और मैं कहता हूं कि वेलोसिटी द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 10, फॉर एग्जांपल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल कितना है? 10 है, तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कितना होगा? कितने वेलोसिटी से आपने एक प्रोजेक्टाइल को फेंका और वो आपसे 10 मीटर की दूरी पे गिर गया, लेकिन ये आपसे 10 मीटर दूर गिर गया, तो ये बताइए कि आपने कितनी वेलोसिटी से उसको फेंका है? ये बताइए कि आपने उसको कितनी वेलोसिटी से फेंका है? तो आप यहां से मालूम कर सकते हो आसानी से, दैट इज V इज इक्वल टू व्हाट? R G। R कितना है? 10। G को भी 10 ले ले, कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा, और 100 को अंडर रूट से निकाले तो क्या आ जाएगा? 10।
इसका मतलब ये है कि आपने इसको फेंका है 10 मीटर पर सेकंड से, और ये 10 मीटर आपसे दूर गिरा है। आसान सा पॉइंट है। तो अगर रेंज मैक्सिमम है, अगर रेंज किन चीजों पर डिपेंड करते हैं? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी और जी पे डिपेंड करते हैं। क्या मास पे डिपेंड करते हैं? नो। क्या टाइम पे डिपेंड करते हैं? नो। सो आर की बात करते हैं, मैक्सिमम रेंज की बात करते हैं। अगर पॉइंट टू बी नोटेड, नोट v स्क्वायर डिवाइड बाय व्हाट? g, दिस इज द मैक्सिमम रेंज। और ये मैक्सिमम रेंज कब होगा? ये मैक्सिमम रेंज कब होगा? जब एंगल क्या हो? जब एंगल आपके पास 45 डिग्री हो, तब। फिर आपके पास रिलेशन क्या होगा? रिलेशन बिटवीन h एंड r, मैक्सिमम रेंज और हाइट के दरमियान फिर रिलेशन क्या होते हैं? दैट इज व्हाट? r इज इक्वल टू 4h। दिस इज ए रिलेशन बिटवीन द मैक्सिमम रेंज एंड व्हाट? हाइट। लेकिन ये रिलेशन तब वैलिड है जब एंगल क्या हो? 45 डिग्री हो। और ये एक पॉइंट हो गया। रेंज और हाइट कब बराबर होंगे? ये दोनों कब बराबर होंगे? जब आपके पास एंगल क्या हो? 76 डिग्री हो, तब। और जनरली अगर आप एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मालूम करते हैं तो फिर इसका है आर टेंजेंट थीटा 4h। किसी भी एंगल पे रेंज और हाइट के दरमियान, दिस इज फॉर एनी एंगल, दिस इज नॉट वैलिड फॉर 45 डिग्री और 60 डिग्री, इट इज वैलिड फॉर एनी एंगल। यू कैन फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन द रेंज एंड हाइट। अब अगर आप 45 मालूम करते तो टेंजेंट 45 जो है वो 1 के बराबर है, तो r इज इक्वल टू 4h। अब अगर आप टेंजेंट थीटा 76 पुट करते तो आपके पास क्या है? इधर भी 4 आ जाएगा, इधर भी 4 आ जाएगा, तो ये 4 4 खत्म हो जाएगा, तो r इज इक्वल टू h बराबर आ जाएगा। तो ये एक जनरल फार्मूला है। दिस इज जनरल फार्मूला फॉर द रेंज एंड हाइट। पॉइंट टू बी नोटेड, this is a relationship between the range and height. Next point, relation between h and t अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन या स्पीड गिवन नहीं है तो फिर हाइट, यहां पर कुछ एंगल गिवन नहीं होगा, नो एंगल इज गिवन, न स्पीड गिवन होगा। और कहते हैं कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन हाइट एंड टी? सो h इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर डिवाइड बाय 8। दिस इज ए रिलेशनशिप बिटवीन द टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हाइट। और यहां से पता चलता है कि हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट के दरमियान क्या है? ये रिलेशन है। हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट के दरमियान क्या है? ये रिलेशन है। अगर हमने टाइम ऑफ फ्लाइट को बढ़ा दिया, 2 टाइम्स कर दिया, तो हाइट हो जाएगा 4 टाइम्स। अगर आपने टाइम ऑफ फ्लाइट को 4 टाइम्स कर दिया तो हाइट हो जाएगा कितना? 16 टाइम्स। और फिर आप यहां से टाइम भी मालूम कर सकते, टाइम ऑफ फ्लाइट भी मालूम कर सकते। अगर आप यहां से टाइम ऑफ फ्लाइट मालूम करते इससे, इस फार्मूले से आप टाइम ऑफ फ्लाइट, यहां पर हाइट गिवन होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट मालूम करो। यहां पर टाइम ऑफ फ्लाइट गिवन होगा, हाइट मालूम करो। लेफ्ट साइड पे जो चीजें होती है वो आप मालूम करते हैं, राइट साइड पे जो चीजें होती है वो गिवन होती है। तो यहां पर लेफ्ट साइड में क्या है? हाइट है, गिवन क्या होगा? टाइम। यहां पर लेफ्ट साइड में क्या है? टाइम। ये आपने मालूम करना होगा, ये आपको मालूम करना होगा। और यहां पर क्या है? हाइट है, ये गिवन होगा, आप यहां से मालूम कर सकते हैं। कोई इतना नहीं, इट्स नॉट ए बिग डील। ये पॉइंट भी क्लियर हो गए, शाबाश, बड़े अच्छे अच्छे पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं। दिस इज ए कंप्लीट डिटेल। आपका एक भी क्वेश्चन, एमडीकेट का एक क्वेश्चन भी इस लेक्चर से बाहर नहीं आ सकता।
दिस इज माई, अगर प्रोजेक्टाइल पे क्वेश्चन आता है तो ये इस लेक्चर के अंदर ही होगा। मैं आपको ये नहीं कहता कि मेरा ये एमसीक्यूज आया और ये सब बकवास है, लेकिन मैं आपको ये चैलेंज से कहता हूँ, गारंटी से कहता हूँ, श्योरिटी से कहता हूँ, आप ईमानदारी से कहता हूँ, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कह सकता हूँ कि इस लेक्चर से अगर प्रोजेक्टाइल पे क्वेश्चन आते इस लेक्चर से बाहर नहीं होगा। बात करते हैं इसके प्रोजेक्टाइल की काइनेटिक एनर्जी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी और इसका जो मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम, इसकी बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी, अगर आपसे पूछते हैं एक काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो उसका जो फार्मूला है वो ये है, काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एंड cos थीटा स्क्वायर एट एनी एंगल। जिस तरह 2013-14 पर देखें तो लिखा है कि थीटा अगर 45 डिग्री है या अगर थीटा 60 डिग्री है तो टॉप पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो सिंपल ये एंगल की वैल्यू, फॉर एग्जांपल अगर एंगल क्या है, एंगल 45 है, तो टॉप पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी मालूम करते हैं। काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी गिवन होगी या एट द सेम पॉइंट, एट द सेम पॉइंट वो गिवन होगी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ये गिवन होगी और cos 45 है लेकिन स्क्वायर है। cos 45 डिग्री किसके बराबर है, ये तो 1/2 के बराबर है, 1/2 अंडर रूट के बराबर है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2 अंडर रूट, इसके ऊपर स्क्वायर है। जब स्क्वायर लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 आता है लेकिन 2 अंडर रूट का स्क्वायर 2 आता है, तो काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप विल बी इक्वल टू व्हाट, हाफ। यानी अगर आपने एक प्रोजेक्टाइल को फेंका और उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 100 जॉल है, जब टॉप पे पहुंचेगा तो ये नहीं रुकेगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 50 जॉल। अगर एंगल 45 डिग्री है, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप, काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप। और अगर एंगल 45 है तो काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप, ये दोनों बराबर होंगे। तो फॉर एग्जांपल आप अगर मालूम करते हैं काइनेटिक एनर्जी एट 60 डिग्री एट द टॉप, ये आप मालूम करें। इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप, तो वो बराबर होगी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी साइन थीटा स्क्वायर, सिर्फ वहां पर cos है और यहां पर क्या है, साइन है। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप। और काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप, T रेशो पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप, तो वो बराबर होगा किसके, टेंजेंट थीटा स्क्वायर, साइन थीटा स्क्वायर डिवाइड बाई टेंजेंट थीटा स्क्वायर। टेंजेंट थीटा स्क्वायर के बराबर होगा। अगर वो कहते कि मोमेंटम एट द टॉप कितना होगा, व्हाट इज द लीनियर मोमेंटम ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट द टॉप, व्हाट इज द लीनियर मोमेंटम ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट द टॉप, P लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम एट द टॉप ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो वो बराबर होगा P cos थीटा। इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल लीनियर मोमेंटम cos थीटा। यहां पर भी आप मालूम कर सकते कि अगर एंगल 45 डिग्री है तो फिर एट द टॉप लीनियर मोमेंटम कितना होगा, जीरो नहीं होगा। एट द टॉप लीनियर मोमेंटम कितना होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो नहीं होता एट द टॉप, तो कितना होगा, दैट इज लीनियर मोमेंटम एट द टॉप इज इक्वल टू PI साइन cos 45 डिग्री। cos 45 डिग्री किसके बराबर है, ये बराबर है 1/2 अंडर रूट, तो इधर आ जाएगा PI मल्टीप्लाई बाई 1/2 अंडर रूट और ये आ जाएगा PI डिवाइड बाई व्हाट, 2 अंडर रूट।
पॉइंट टू बी नोटेड। और किस एंगल पे, वो कौन से एंगल है जिस पे आपके पास क्या होते हैं, वो कौन से दो एंगल है जिस पे आपके पास रेंज सेम होते हैं। तो रेंज क्या होगा, रेंज सेम, रेंज इज सेम बाय व्हाट, बाय कंप्लीमेंट्री एंगल, कंप्लीमेंट्री एंगल्स। तो दो कंप्लीमेंट्री एंगल्स पे, कंप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं, θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू व्हाट, 90। तो अगर एक एंगल गिवन है तो दूसरा आप मालूम कर सकते हैं θ2 इज इक्वल टू व्हाट, 90 माइनस θ1, आप मालूम कर सकते हैं इससे, यहां से मालूम कर सकते हैं। तो अगर दो एंगल का सम 90 के बराबर है तो इस पे रेंज क्या होगा, इस एंगल पे रेंज क्या होगा, R1 जो होगा वो R2 के बराबर होगा, R1 जो है वो R2 के बराबर होगा। पॉइंट टू बी नोटेड। एक एग्जांपल देता हूं, एक एग्जांपल देता हूं आपको, अभी 1 सेकंड में समझ आ जाएगा, 1 सेकंड में समझ आ जाएगा। लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि अगर आपने एक प्रोजेक्टाइल को एक ही स्पीड से फेंका है, यू विल नॉट चेंज द प्लेन और स्पीड। एक प्रोजेक्टाइल को मैंने फेंका 20 मीटर पर सेकंड से, लेकिन वो एंगल बना रहे हैं एक्स के साथ कितना, 30 डिग्री, कीपिंग द प्रोजेक्टिंग स्पीड सेम। तो ये एंगल हो गया θ1 और इसके लिए रेंज हो गया व्हाट, R1। दूसरे प्रोजेक्टाइल को मैंने फेंका कितने, 60 डिग्री से, 60 डिग्री से, वो भी बिल्कुल इधर आ गया, लेकिन इसको भी मैंने फेंका 20 मीटर पर सेकंड से, इसको भी मैंने फेंका था 20 मीटर पर सेकंड से। स्पीड बराबर होगा, यानी यहां पर दोनों को हम एक ही स्पीड से और एक ही प्लेन से थ्रो करेंगे। V1 शुड बी इक्वल टू व्हाट, V2, स्पीड शुड बी सेम, बट θ1 इज नॉट इक्वल टू व्हाट, θ2, एंगल सेम नहीं है, हाइट भी सेम नहीं होगा, h1 इज नॉट इक्वल टू व्हाट, h2, टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेम नहीं होगा, t1 इज नॉट इक्वल टू व्हाट, t2, टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेम नहीं होगा। लेकिन अगर दो एंगल, ये एंगल कितना है, ये है 60 डिग्री और दूसरा कितना है, 30 डिग्री, इसको हम कहते हैं θ2, यहां पर दो एंगल का समीशन 90 के बराबर है, तो इनका रेंज क्या होगा, R1, शाबाश, R1 शुड बी इक्वल टू व्हाट, R2। तो अगर फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्टाइल को मैंने फेंका है 30 मीटर पर सेकंड से, एंगल बना रहे 20 डिग्री, दूसरे को मैं किस एंगल से फेंकूं कि वो भी सेम रेंज कवर करे 70 डिग्री से, कीपिंग द स्पीड सेम। तो अगर हम दो प्रोजेक्टाइल को कीपिंग द स्पीड सेम दो एंगल से फेंके और दोनों का सम 90 के बराबर है, तो फिर इनका रेंज तो सेम होगा, लेकिन इनका टाइम ऑफ फ्लाइट सेम नहीं होगा। जो एंगल ज्यादा होगा उसका टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा होगा, और जो एंगल कम होगा उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कम होगा, जो एंगल ज्यादा होगा उसका हाइट ज्यादा होगा। पॉइंट टू बी नोटेड, दीज आर कॉल्ड व्हाट, कंप्लीमेंट्री एंगल। हम जब एमसीक्यूज करेंगे तो हम कुछ बात करेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पे भी बात करेंगे, और फिर इस टॉपिक पे इंशाल्लाह एमसीक्यूज करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में प्रोजेक्टाइल मोशन पे उसका एक पार्ट रह गया, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल और एमसीक्यूज ऑन एमडीकेट बेस, वो करेंगे इंशाल्लाह। आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू सो मच।